दोस्तों बीते पिछले 2 वर्षों में पूरे मानव समाज ने कोरोना नामक एक नई वैश्विक महामारी का सामना किया। कोरोना महामारी ने हमारी लाइफस्टाइल को तो प्रभावित किया ही, लेकिन जाते जाते आज हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ नई सच्चाइयों से भी हमें रूबरू करवा दिया। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान लिकर स्टोर्स के सामने लगने वाली लाइंस तो आपको याद ही होंगी। रात 12 बजे से लग जाने वाली इन लाइंस ने सोशल डिस्टेंसिंग कॉन्सेप्ट की जो धज्जियां उड़ाई वो तो आपने न्यूज चैनल्स पर देखा ही होगा, लेकिन साथ ही हमारे देश में रह रहे लोगों की इस दुखद मानसिकता को भी उजागर करके रख दिया कि आज हिंदुस्तान में लोगों के लिए शराब अपनी और अपनों की जान से भी ज्यादा कीमती हो गई है। दोस्तों, देश में बढ़ते हुए शराब के सेवन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज विस्की कंजम्पशन के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आप लोगों को ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि आज दुनिया भर में प्रोड्यूस होने वाले विस्की की हर 2 में से 1 बॉटल इंडिया में कंज्यूम की जा रही है। कंजम्पशन वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से इंडिया आज दुनिया का 9th लार्जेस्ट अल्कोहल कंज्यूमर है, लेकिन शराब का सेवन या बिक्री कोई नई बात नहीं है। आज दुनिया के टोटल अल्कोहलिक बेवरेज का मार्केट 1.49 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है और उसका सेवन भी दुनिया की लगभग हर कंट्री में किया जा रहा है। तो फिर हमारे देश में इसके इस्तेमाल पर आपत्ति क्यों? दोस्तों, सवाल का जवाब छिपा है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड और देश में अल्कोहल कंजम्पशन के बढ़ते ट्रेंड में। आज भारत ऐसा देश है जहां 40 या 40 से कम उम्र के लोग देश की टोटल पॉपुलेशन का 80% एरिया कंस्टिट्यूट करते हैं। वहीं देश की वर्किंग पॉपुलेशन जिनकी उम्र 15 से 59 ईयर्स के बीच में है, वो देश की टोटल पॉपुलेशन का 62% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करती है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले 30 ईयर्स में अल्कोहल कंजम्पशन 38% इंक्रीज हुआ है। हालात ये है कि आज देश में 10 से 75 ईयर्स की उम्र के पुरुषों की कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा शराब का सेवन कर रहा है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इंडिया में अल्कोहल बेवरेज के इतिहास और करंट सिनेरियो में अल्कोहल कंजम्पशन के ट्रेंड में आए रैपिड इंक्रीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस उभरते हुए ट्रेंड का इंडियन मासेस पे पड़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े सवाल यूपीएससी GS1 के सोशल इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रचलन हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर इन बेवरेजेस के इतिहास की बात करें, अल्कोहलिक बेवरेजेस के इस्तेमाल के नोन एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्टिलेशन टेक्निक का ज्ञान रखने वाली दुनिया की पहली सभ्यता थी, जहां हमारे एंसेस्टर्स किसी लिक्विड मिक्सचर को कंडेंसेट करके यानी बॉयल करके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले डिस्टिलेशन वेसल्स इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इस तरह के डिस्टिलेशन वेसल्स हड़प्पा, मोहनजोदारो और दूसरे इंडस वैली साइट से भी प्राप्त हुए हैं। प्री आर्यन पीरियड में मसारा नामक एक बेवरेज की जानकारी मिलती है जो राइस और बार्ले को मिक्स करके बनाई जाती थी। मसारा के अलावा मधु, गोर्जिका, सुबरा और शुक्रा नाम की अल्कोहल बेवरेजेस भी वाइडली कंज्यूम की जाती थी। दोस्तों, अल्कोहलिक बेवरेजेस का उल्लेख एंशिएंट लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। यदि ऋग्वेद की बात करें तो इसमें सोमा और प्रहमना नाम के 2 इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स के बारे में मेंशन किया गया है। ऋग्वेदा के 10th मंडला यानी चैप्टर 10 में से एक पूरा मंडला सोमा को ही समर्पित है। ऋग्वेदा की 9th मंडला में सोमा को एक प्लांट बेस्ड इंटॉक्सिकेंट बताया गया है, जिसको पीने के बाद यूरोफिक हाई यानी परम उत्साह की अनुभूति होती है। ऋग्वेदा के अलावा चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में भी उस वक्त के समाज में शराब के प्रचलन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में कपास यानी और हराहुराका नामक 2 वाइन्स का जिक्र किया गया है जो काफी पॉपुलर हुआ करती थी। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में पहली बार लिकर की सेल और टैक्सेशन को कंट्रोल मैनर से एग्जीक्यूट करने वाले मौर्यंस ही थे। इसके लिए राज्य में अनेक ड्रिंकिंग एरिया को डेवलप किया गया जो काफी हद तक आज के मॉडर्न बार से मिलते जुलते हैं। मौर्यन काल में लिखी गई एक और किताब
इंडिका से भी लिकर कंजम्पशन रिलेटेड जानकारी मिलती है। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मेगास्थनीज ने भारतीयों को फ्रूगल ड्रिंकर्स बताया था। इन सब के अलावा मेडिसिन एंड सर्जरी पर सुश्रुता द्वारा लिखी गई सुश्रुता संहिता और आयुर्वेदा पर चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता में इन इंटॉक्सिकेंट्स का जिक्र किया गया है। चरक संहिता में 84 टाइप्स की इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेज के बारे में बताया गया है, जो ग्रेन्स, हनी, शुगर केन, मैंगो, ग्रेप्स या महुआ और कदमा नाम के फूलों से बनाई जाती है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एंशिएंट लिटरेचर के अलावा अर्ली और लेट मिडिवल पीरियड के दौरान दूर दराज के पूर्व और पश्चिम रीजन से भारत आए विभिन्न यात्रियों की किताबों से भी इन बेवरेजेस की जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 405 एडी में भारत आए चाइनीज ट्रैवलर फाहिन की किताब फो क्यो की यानी ट्रेवल्स ऑफ फाहिन, 630 एडी में आए ह्यून सांग की बुक सी यू की यानी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, 117 में ख्वारिज्म यानी कि मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान से आए एल बेरूनी की किताब किताब उल हिंद और ऐसी अनेक किताबों से भारतीय समाज में अल्कोहल बेस्ड बेवरेज के प्रचलन की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि एंशिएंट पीरियड में जिन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का जिक्र मिलता है, उन ड्रिंक्स के प्रोडक्शन से लेकर उन्हें कंज्यूम करने के तौर तरीकों में आज अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्रोडक्शन से लेकर उन्हें कंज्यूम करने के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर एंशिएंट लिटरेचर में मेंशन इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के प्रोडक्शन की बात करें तो ये ड्रिंक्स मोस्टली प्लांट बेस्ड हुआ करती थी, जिन्हें बिना किसी केमिकल सब्सटेंस के बनाया जाता था। वहीं आज वाइडली कंज्यूम की जा रही अल्कोहलिक बेवरेजेस में इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स और एस्टर्स जैसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। इसके अलावा यदि कंजम्पशन पैटर्न की बात करें तो ऋग्वेदा में सोमा रस को कंज्यूम करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को सोमा रस पीना है तो उसे एक स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म करना पड़ता था, जबकि आज अल्कोहलिक बेवरेजेस का कंजम्पशन समय, काल और परिस्थिति के विपरीत किया जाता है, जिसका जब और जैसे मन हो वैसे कंज्यूम कर सकता है। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग एक बार सोमा रस का सेवन करने के बाद सोमा रस पीने वाले व्यक्ति को अगले 120 दिन तक आम लोगों के बीच रहने की अनुमति नहीं होती थी। एंशिएंट टाइम्स में इन ड्रिंक्स का कंजम्पशन भी सिर्फ एडल्ट्स तक ही सीमित था और माइनर्स में इन ड्रिंक्स के प्रचलन के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि आज गवर्नमेंट रेगुलेशन के बावजूद माइनर्स में भी अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्रति आकर्षण को आसानी से देखा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, आज जिस तरह इन ड्रिंक्स को रेगुलर बेसिस पर वर्क, स्ट्रेस या एंजॉयमेंट पर्पस के नाम पर कंज्यूम किया जा रहा है, ऐसा भी एंशिएंट पीरियड में नहीं हुआ करता था। एंशिएंट पीरियड में इन ड्रिंक्स को कंज्यूम करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन रिक्रिएशनल पर्पस हुआ करता था, जिसे रेगुलर बेसिस पर नहीं किया जाता था। तो फिर यहाँ सवाल ये है कि वो कौन से कारण हैं जो आज हमें इन सदियों पुरानी चली आ रही सामाजिक गतिविधियों को रोकने या इसके ऊपर अंकुश लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के भारतीय समाज में शराब के प्रचलन और उससे जुड़ी कुछ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में अल्कोहल कंजम्पशन के कंटिन्यूअस अपहिल गोइंग ट्रेंड ने सरकार के सामने न्यू चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की मेल पॉपुलेशन में आज हर 3 में से एक व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है। फलस्वरूप लीवर फेलियर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसे फिजिकल डिजीज और मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों के बीच बढ़ते जा रहे हैं। इन मेंटल हेल्थ इश्यूज की सीवियरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में हर साल आने वाले सुसाइड केसेस में से 15 से 20% केसेस डायरेक्टली अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं। दोस्तों, देश में हर साल होने वाले हजारों रोड एक्सीडेंट के पीछे भी अल्कोहल कंजम्पशन एक मुख्य कारण के रूप में उभर के सामने आया है। सिर्फ साल 2021 में ऐसे 62,000 से भी ज्यादा केसेस आए हैं जहां शराब पीकर गाड़ी चलाना किसी दुर्घटना का मुख्य कारण था। इन सब के अलावा देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में भी अल्कोहल एक की एलिमेंट रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अकॉर्डिंग देश में होने वाले 75 to 80% सेक्सुअल वायलेंस केसेस में अल्कोहलिज्म मुख्य कारण रहा है। पर ऐसी बात भी नहीं है कि ये समस्या सिर्फ पुरुषों तक सीमित है। महिलाओं में भी शराब के बढ़ते प्रचलन को साफ तौर पर देखा जा सकता है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट डिकेड में 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के बीच अल्कोहल कंजम्पशन रेट में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। फलस्वरूप आज अल्कोहल कंजम्पशन महिलाओं में ब्रेस्ट, थ्रोट
और ओसोफेगस कैंसर जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का यूज फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे FASD भी कहा जाता है, जैसी नई समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी महिलाओं और पुरुषों के बीच अल्कोहल कंजम्पशन की डिस्पैरिटी को देखा जा सकता है। 2021 में मिले NFHS के डेटा के अकॉर्डिंग पुरुषों में अल्कोहल कंजम्पशन का प्रचलन सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद तेलंगाना और सिक्किम टॉप 3 स्टेट्स में से एक हैं। वहीं कंजम्पशन रेट के पर्सपेक्टिव से लक्षद्वीप, गुजरात और राजस्थान बॉटम 3 स्टेट्स हैं। दोस्तों, आज देश के युवाओं में अल्कोहल और अदर अल्कोहल बेस्ड बेवरेजेस की तरफ बढ़ता हुआ रुझान किसी डूबते हुए जहाज में बजने वाली घंटी के समान प्रतीत हो रहा है। लास्ट ईयर 2021 में आए न्यू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अकॉर्डिंग 15 साल से कम उम्र के लड़कों में 19% बच्चे अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी आज भारत का हर 5 में से एक युवा शराब का सेवन कर रहा है। कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स अल्कोहल को एक गेटवे ड्रग या सॉफ्ट ड्रग भी कंसीडर करते हैं, जो आज या आगे चलकर इन यंगस्टर्स को हेरोइन, कैनबिस और MDMA जैसे हार्ड ड्रग्स की ओर ले जाते हैं। इन सभी तथ्यों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया में आज अल्कोहल कंजम्पशन की प्रॉब्लम कितनी विशाल और व्यापक हो गई है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, और अगर सरकार प्रयास कर रही है तो वो कौन से कारण हैं जो सरकार को इस पूरे शराब के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से रोक रहे हैं। तो चलिए सरकार की भूमिका पर भी हम एक नजर डालते हैं। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। वैसे आर्टिकल 47 DPSP यानी डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट्स की तरह लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने शराब के कारण नेचुरल सोशल साइकिल पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए समय समय पे अनेक प्रयास किए हैं। 2019 में आया न्यू मोटर व्हीकल एक्ट अल्कोहल रिलेटेड रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास ही था, जहां ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 10,000 रुपीज पेनाल्टी और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस ऐड किए गए। 26 जून को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 में सरकार ने इस दिन ही नशा मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया। गवर्नमेंट द्वारा टेलीविजन पर अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को भी बैन किया गया है। इसके अलावा 2016 में लिकर शॉप्स को नेशनल और स्टेट हाईवे से कम 500 मीटर दूर रखना कंपलसरी करना इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। गुजरात इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है। आज गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जहां होममेड लिकर की सेल के लिए डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है। गुजरात की तरह बिहार में भी 1 अप्रैल 2016 से लिकर के सेल या मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिबंध है। गुजरात और बिहार के अलावा मणिपुर, नागालैंड और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप ने भी अल्कोहल की सेल या मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सरकार अल्कोहल सेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकता है? दोस्तों, हर साल लिकर सेल से सरकार को लाखों करोड़ों का रेवेन्यू प्राप्त होता है। सिर्फ 2019-20 में ये रेवेन्यू 1,75,000 करोड़ था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट को भी लिकर सेल से स्टेट एक्साइज ड्यूटी के नाम पर बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होता है। साल 2019-20 में उत्तर प्रदेश को 31,500 करोड़, कर्नाटक को 20,950 करोड़ और महाराष्ट्र को 17,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि लिकर सेल पर कंप्लीट बैन लगाना फिलहाल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। तो क्या हो सकता है इस बढ़ती हुई समस्या का पाथ ऑफ गोल्डन मीन? दोस्तों, बढ़ते शराब सेवन के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों को शायद मध्यम मार्ग यानी पाथ ऑफ गोल्डन मीन अपनाने की जरूरत है। जहां तक बात देश के युवा वर्ग की है तो इसके लिए हमें एक नो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए देश में मिनिमम ड्रिंकिंग एज को यूनिवर्सल करना बहुत जरूरी है। लिकर शॉप्स पर लगे एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को पूरी तरह से दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है ताकि माइनर चिल्ड्रन को इससे दूर रखा जा सके। देश में ऑलरेडी चल रहे प्रोग्राम नशा मुक्त भारत अभियान को भी रिविजिट करने की जरूरत है ताकि अभी तक अभियान में आई कमियों को दूर किया जा सके। गवर्नमेंट आर्टिकल 47 को भी फंडामेंटल राइट्स के स्फीयर में ला सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट आर्टिकल 21 में मेंशन फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकती है।
गवर्नमेंट को स्वच्छ भारत अभियान की तरह नए इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रोग्राम को चलाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों की आदत को नहीं बल्कि उनकी मानसिकता को बदला जा सके। इन सब के अलावा अल्कोहलिज्म से रिलेटेड सोशल स्टिग्मा को भी तोड़ने की जरूरत है, ताकि वो लोग जो शराब की लत को छोड़ना चाहें खुल के मदद मांग सकें। शराब और समाज में चल रही इस दुविधा को दूर करने में इस तरह के प्रोग्राम नींव का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि आखिर लिकर का इतिहास क्या है और करंट वर्ल्ड में यह हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है और उन नुकसान से बचने के लिए क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं। आज के डिस्कशन के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके लिए यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल छोड़कर जाएंगे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामाइन द इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑफ अल्कोहल एडिक्शन इन सोसाइटी। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।